तो आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में हम लोग कवर करेंगे जेनेटिक मटेरियल को, राइट। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, किसी भी सेल के पास में, सेल चाहे आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर होता है उसका वो है कि इसके सेंटर में कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस रहेगा। जेनेटिक मटेरियल क्या रहा, इस तरीके का कंटेंट जिसके पास में इंफॉर्मेशन होती है एक सेल के द्वारा सारे काम को कराने के लिए, और दूसरा अगले जनरेशन में उस इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। जेनेटिक मटेरियल या इसी चीज को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। अपने पास में प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, जेनेटिक मटेरियल सभी के पास में होता है। ये अलग बात है कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ठीक है। बट ये जो प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है, प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल बाउंडेड नहीं है, वो पूरे तरीके से क्या है, ओपन है, ठीक। और उस पोर्शन को कहते हैं, उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स के अंदर में रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस बोला जाएगा। एंड दैट न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गॉट इट। फर्दर आगे इसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन के तौर पर चीज़ें रहेंगी, तो ज़रा इस चीज़ को समझिए कि जेनेटिक्स बेसिकली जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। जब आपने पढ़ा है कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर में, जेनेटिक्स क्या हो गया, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर में आप जीन्स, वेरिएशंस ऑन और इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स डील्स विद द origin of genetic variations, right? The word written here is the genetic variation, है ना। इसमें दो चीजें हैं, one is the genetic and another one is variation. Now दोनों चीजों को समझिए। जेनेटिक माने क्या हो गया, जेनेटिक माने हो गया आनुवंशिक, है ना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा जो कि हिंदी बैकग्राउंड से रहते हैं, आनुवंशिक। और वेरिएशन माने क्या होता है, वेरिएशन माने हुआ अंतर। अब बात निकल करके ये आती है कि ये अंतर किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, वेरिएशन मीन्स इस तरीके के डिफरेंसेस, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। जैसे एक पेयर कपल है, ये मदर और ये फादर, ठीक है ना, फादर और मदर, और इनसे जो डेवलप्ड प्रोजेनी है वो आपस में क्या करते हैं, वो सभी आपस में अंतर रहता है, सभी में डिफरेंसेस रहता है, अनटिल अनलेस दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जब तक ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, एक पेरेंट से ऑब्टेन होने वाले बच्चों में भी क्या रहेगा, आपस में अंतर रहेगा। तो ये जो अंतर निकलता है, इस अंतर को, ये जो डिफरेंसेस हैं इन दो के बीच में, इस डिफरेंस को ही हमने नाम दिया है वेरिएशन। मोरोवर इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ेंगे या मेंडल की थ्योरीज को जब डील करेंगे। अभी क्या है, इंट्रोडक्टरी वे में है, तो इतनी चीज़ें इस हिसाब से सफिशिएंट है। वेरिएशन चाहे तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि ये चीज कैसे हो सकती है, कि द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय सेम पेरेंट्स, ऑब्टेन्ड बाय सेम पेरेंट्स, राइट। कि एक पेरेंट से ऑब्टेन होने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें जो अंतर होता है, उस अंतर को वेरिएशन बोला। एंड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट वेरिएशन। ये क्वेश्चन सभी उन व्यूअर्स के लिए जो इस चीज को देखेंगे, विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू जनरेट वेरिएशन, है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सब्जेक्टिव भी रहता है काफी ज्यादा। फर्दर मोर आगे इस चीज को कंटिन्यू करते हैं कि इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, heredity informations are stored in it in the specific sequence of nucleotides. Just a minute. Now, in eukaryotic and prokaryotic cells, DNA is the genetic material. ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि यूकैरियोटिक सेल हो या आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो, डीएनए जो है, डीएनए मेनली एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल। इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नॉट ऑलवेज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज आल्सो एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, हमारे पास में मतलब पूरे लिविंग वर्ल्ड में डीएनए भी होता है और लिविंग वर्ल्ड में आरएनए भी होता है, जो कि दोनों कैसे काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करते हैं।
लेकिन इनमें भी जो ज़्यादा फेवरेबल चीज़ रहती है वो डीएनए की रहती है। आरएनए में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको अनस्टेबल बनाती हैं बीइंग जेनेटिक मटेरियल। वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। फर्दरमोर के इन वायरसेस द हेरिडिटरी मटेरियल में बी डीएनए और आरएनए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास में डीएनए और आरएनए दोनों तरीके से जेनेटिक मटेरियल होता है। कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे वी ह्यूमंस, हम यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं और हमारे अंदर में क्या है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। लेकिन वहीं अगर मैं एचआईवी वायरस के बारे में बात करूं तो एचआईवी के अंदर में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, यहाँ पर डीएनए है और यहाँ पर आरएनए। एक चीज यहाँ पर नोट करके लिखने वाली ये है कि दोनों कभी भी एक साथ में, इस पॉइंट को समझिए कि डीएनए एंड आरएनए आर नॉट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली एज जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए आर नॉट प्रेजेंट साइमल्टेनियसली एज जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंटली एज साइमल्टेनियसली एज जेनेटिक मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर या तो सिर्फ डीएनए ही हो सकता है या फिर सिर्फ आरएनए ही हो सकता है। दोनों एक साथ एज ए जेनेटिक मटेरियल मौजूद नहीं होते हैं। फर्दर मोर इन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसमें और थोड़े से एक दो पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि hereditary information are stored in it in the specific sequence of nucleotides. Now what does this nucleotide stands for? राइट, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, जरा मैं इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ, समझिए जरा इस चीज को। देखिए कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, है ना, फर्दरमोर जस्ट अ मिनट, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया कि ये न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड आपको समझना है, तो न्यूक्लियोटाइड आप किस तरीके से समझेंगे, जरा इस चीज को थोड़ा सा देखिए। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, राइट, न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली अ बायोमोलिक्यूल। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, द ओनली वर्ड विच कैन एक्सप्लेन द होल कंसेप्ट इज द बायोमोलिक्यूल। हमारी बॉडी के अंदर में 4 तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें आते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड इज वन ऑफ देम। मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। नाउ न्यूक्लिक एसिड के तौर पर डीएनए भी हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड के तौर पर आरएनए भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब क्या है कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन विद ईच अदर। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनेगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप से। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, पेंटो शुगर और नाइट्रोजनियस बेसिस से। अब ये थ्योरी हो गई, मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा जरा इधर के चीजें कुछ इस तरीके से रही, जैसे कि हमने लिया एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस से भी पहले जो बेस, जो कोर स्ट्रक्चर बनाता है इनका, वो कोर स्ट्रक्चर बनता है पेंटो शुगर से। पेंटो शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है, राइट। जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि 5 कार्बन की शुगर थी। ठीक है, 5 कार्बन की शुगर में स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा कि भाई ये OH, H, हर एक डॉट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस शुगर इज फॉर्म्ड ऑफ 5 कार्बन, हेंस इट इज नोन एज द पेंटो शुगर। क्या है, 5 कार्बन की है, पेंटो शुगर है। और नाम क्या है इसका, इसका नाम है राइबोज। आगे कि पहले कार्बन, दूसरा कार्बन, इसी तरीके से अरेंजमेंट हाइड्रोजन और OH का, OH हाइड्रोजन का, फर्दर H एंड इधर CH2OH। ये 5 कार्बन की जो शुगर है, इस शुगर का नाम रखा राइबोज। दिस इज राइबोज शुगर। अब इस राइबोज शुगर के साथ में क्या होता है, ये जो यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया हुआ है पेंटो शुगर का, ये यही 5 कार्बन की शुगर है, पेंटो शुगर। ठीक है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, उसी के जैसा दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा जो कि इसके साथ में जुड़ेगा एंड दे कंटिन्यूअसली
form a chain-like structure. It means a polynucleotide structure, which is known as the nucleic acid. Furthermore, नाइट्रोजीनस बेसिस के बारे में समझिए. नाइट्रोजीनस बेसिस दो तरीके के होते हैं, वन इज प्यूरिन एंड अनदर वन इज पिरिमिडिन. प्यूरिन जो है, प्यूरिन दो तरीके के, वन इज द एडेनिन एंड ग्वानिन. पिरिमिडिन जो होते हैं थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल. इनके स्ट्रक्चर्स में अंतर है. इनके स्ट्रक्चर में किस तरीके का अंतर आता है वो चीज मैं आपको अभी बताता हूँ. देखिए, थोड़ी देर पहले बताया नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, राइट. नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस क्या है? These are heterocyclic nitrogenous compound, right? The word is self-explanatory. Heterocyclic, C है, nitrogenous compound. मतलब क्या है? इस तरीके के साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं जिनमें बीच में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है. ओके, अब ये दो तरीके के होते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंड, दो तरीके के. वन टाइप इज ऑफ प्यूरिन्स एंड अनदर टाइप इज ऑफ पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में अंतर आपको मालूम होना चाहिए. प्यूरिन्स जो होते हैं, दीज आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल साइक्लिक रिंग होती है, और इसमें क्या होते हैं? सिंगल रिंग होते हैं. दूसरी चीज क्या है इसमें कि जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स की कैटेगरी में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन. अभी तक का सारा बेसिक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है. इट इज नॉट ओनली कंसर्न विद द डीएनए और आरएनए. ये दोनों ही चीजें, ये सारी चीजें इन दोनों में ही होती हैं. बाद में स्पेसिफिकेशन होगा कि कैसे कैसे होती है. पिरिमिडिन्स में होते हैं, पिरिमिडिन्स में तीन कैटेगरी निकल करके आई. वन इज द थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. और इसके आगे पॉइंट समझिए कि जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स में चार जगहों पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है. नाइट्रोजन इज एट 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन. ओके, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज एट 1 और 3 पोजीशन. सिर्फ दो जगहों पर नाइट्रोजन मौजूद होता है पिरिमिडिन्स के अंदर में, और चार जगहों पर नाइट्रोजन मौजूद होता है प्यूरिन्स के अंदर में. फर्दर इनके बीच में होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. इस चीज को याद रखना कि जेनेटिक मटेरियल चाहे किसी भी तरीके का हो, इधर डीएनए और आरएनए, दे फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, है ना. क्या वर्ड यूज किया मैंने? कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किस तरीके से होती है जरा समझिए कि एडेनिन जो होगा, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर से बॉन्ड आ गए. न्यूक्लिक एसिड्स में बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल है. एडेनिन जो होता है, एडेनिन बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ में विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ये है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. एंड इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है. और आप लोगों को इजी एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी ले रखे हैं कि किस तरीके से हैं सारी की सारी चीजें. कि हेयर इट इज द प्यूरिन एंड दिस साइड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स में आपको एडेनिन मिला और ग्वानिन मिला, राइट. और पिरिमिडिन्स में आपको थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल मिला. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने यूरेसिल तो यहाँ पर कहीं लिया नहीं है, और बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि भैया यूरेसिल का क्या यूज है. तो जरा समझिए कि डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ में पेयर करेगा, ठीक है. और आरएनए के केस में क्या होता है? आरएनए के केस में एडेनिन थाइमिन की जगह पर पेयर करता है यूरेसिल के साथ में. ठीक है, ये समझ लीजिए डायरेक्टली क्वेश्चन है. नीट वगैरह के एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि एडेनिन आरएनए के अंदर में किस नाइट्रोजनस बेस के साथ में पेयर करता है, एंड द आंसर विल बी द यूरेसिल. दूसरी चीज क्या है फर्दर इसके बाद में, ये है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स का आप याद रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर्स बने किस तरीके से. ओके, स्ट्रक्चर्स सामने मैंने दिखा रखे हैं. फर्दर कभी अगर किसी तरीके की क्वेरी हो, यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम. देखिए, अब इसके बाद में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी. इससे पहले मैंने जो ये बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस बने, सॉरी, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिए. जैसे कि मैंने अभी ऊपर में बताया था कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस, कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड बना, न्यूक्लिक एसिड किससे बना? न्यूक्लियोटाइड से. ये आपके पास में पेंटोज शुगर रहा, और इस पेंटोज शुगर के साथ में, वाह, 1 2 3 4 5 पेंटोज नहीं है ये, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से रखें इसको कि ये जो फिगर बना आपके पास में, जस्ट अ मिनट, देखिए. अब ये जो ये वाला कार्बन रहा, इस कार्बन के साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, ठीक है.
और इस कार्बन के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, है ना, मैं ऐसे करके कर लेता हूँ, H3PO4 वाला, फिर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन के पास में OH रहता है, और फर्दर अगर जब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा H3PO4 का, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, POOH, OH और OH। अगर ये वाला OH इधर के CH2OH के साथ में बाइंड अप कर भी ले, मैं मान के चला हूँ कि इसको अगर ये बाइंड अप कर भी ले, फिर भी इसके पास में ये वाला फ्री रहा और ये वाला फ्री रहा, एंड दीज टू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ चेन। ठीक है, जैसे कि ये एक है न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे ही क्या होगा, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी रहेगा, इसी के नीचे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी रहेगा, वो भी इसी तरीके से रहेगा कि भाई एक नाइट्रोजनस बेस रहा और यहाँ पर इसका फॉस्फेट ग्रुप है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ कि P डबल बॉन्ड O इसका इधर और इसका OH इधर और फर्दर इसका OH इधर, तो ये दोनों OH और OH आपस में मिलकर के फिर से क्या कर देंगे कि यहाँ से फिर से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट बॉन्ड या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे जो न्यूक्लिक एसिड रहेगा, पूरे के पूरे न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड्स कौन कौन से रहेंगे। अगर मैं बॉन्ड्स की बात करता हूँ, बॉन्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉन्ड्स रहेंगे कि एक तो आपका एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाला बॉन्ड रहा, फर्दर उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहे ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज, इसको बोला जाएगा फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट 2 पॉइंट्स, है ना। एक तो यहाँ फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में ये भी फॉस्फोईस्टर है, फॉस्फोईस्टर, और सिमिलर टाइप का एक बॉन्ड जो है वो यहाँ मौजूद है, जहां पर पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ भी फॉस्फोईस्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड मौजूद रहता है। अब ये चेन क्या है, नीचे तक में चलेगी, मैंने कहा कि एक n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो एट लास्ट भी आप ये देखेंगे कि थर्ड कार्बन के पास में मोइटी होगी कि हाँ जी उसके पास में एक OH ग्रुप बचा हुआ है, एक OH ग्रुप बचा हुआ है। सिमिलरली यहाँ फिफ्थ कार्बन के पास में एक OH ग्रुप बचा रहेगा, एंड दैट्स वाई जो पूरी की पूरी चेन चलती है इधर DNA और RNA, उसमें एक 5' एंड होता है और एक 3' एंड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 5' एंड और ये 3' एंड है, ये बताते हैं कि हाँ जी अभी इस पॉइंट पर चांसेस हैं that they can further form bond. Okay, is it clear or not? It must be clear, I think. फर्दर इस चीज को और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जैसे ऊपर में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देखिए जस्ट अ मिनट, मैं इस चीज को शो आउट करता हूँ, चीजों को समझाने की कोशिश की है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, ओके, वी डील विद बोथ ऑफ देम, है ना, 1 by 1। तो चीजें किस तरीके से रहेंगी, जरा इस पॉइंट को समझते हैं कि जैसे हमारे पास में ह्यूमंस के पास में जो DNA होता है, ह्यूमंस के पास में DNA होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड विच इज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, घुमा हुआ स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये वाला स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आपको जनरल बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे आपने जब DNA बनाया है, ओके, जब क्या है हमने DNA पढ़ना शुरू किया और जब हमने DNA बनाया तो इसमें आपको सबसे पहले तो 2 ग्रुप्स मिले, एक तो ये वाला ग्रुप मिला और एक इसमें ये वाला ग्रुप मिला। दिस वन इज द मेजर ग्रुप, वो जो इसमें मेंशन नहीं है मैं उन चीज़ों को बता रहा हूँ। ये रहा आपके पास में मेजर ग्रुप और ये रहा आपके पास में माइनर ग्रुप, ठीक है ना, मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप, ये 2 तरीके की चीज़ें। और इनके अंदर में क्या रहते हैं, इनके अंदर में रहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कैसे होगी, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है दिस G बाइंड्स विद C, है ना, A बाइंड्स विद T, ओके, हियर A बाइंड्स विद T, है ना, ये सारी की सारी इस तरीके से होती हैं। अब यहाँ पर कुछ 2-1 पॉइंट्स और निकल करके आएंगे, जैसे पिच। पिच क्या होता है? पिच हुआ वो स्ट्रैंड या उतना स्ट्रैंड जहां पर एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप तक का एरिया कवर किया गया, है ना, एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप तक का एरिया कवर किया गया। यहाँ पर ये चीज मेंशन है, यहाँ पर है दिस 3.4 नैनोमीटर लेंथ रिप्रेजेंटिंग अ पिच, ये है पिच, है ना। और एक कर्व में, मतलब आप ऐसे समझिए कि एक जो पूरी पिच होगी, एक पिच के अंदर में 10 नाइट्रोजिनस बेसिस लगे होंगे, 10 नाइट्रोजिनस बेसिस। तो जाहिर सी बात है कि एक सब्सिक्वेंट नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में एंगल कितने का निकल करके आएगा, 36 डिग्री का। एंड इसी तरीके से पूरे 10 लगने के बाद में 360 डिग्री पर वो रोटेट करेगा। इसके आगे जो डायमीटर होता है ह्यूमन DNA का, दिस डायमीटर इज ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है। और
मेजरली यही सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। और दूसरा क्या है कि सब्सिक्वेंट नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो अंतर निकल करके आएगा, इट इज़ ऑफ 0.34 नैनोमीटर, है ना? ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई कि एज ए जेनेटिक मटेरियल आपके पास में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये डीएनए के रेस्पेक्ट में है ना? डीएनए के रेस्पेक्ट में बताया है सारा का सारा। और बाकी की जनरल बातें जो कि सभी में लागू होती हैं। अगले ही इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशन में हम लोग कवर करेंगे दोनों को कंपेयर करते हुए। आज की जनरल क्लास थी, जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत थी। ये इन्फॉर्मेटिव सेशन उन सभी मेंबर्स के लिए है जो कि किसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो, फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर एकेडमिक्स में हो, अपने 11th-12th वाले रीजन में। मोर ओवर ये 11th में नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसकी शुरुआत होती है 10th क्लास से। 10th क्लास में जब आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ से, राइट? लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है और आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको बड़ी चीज़ें नहीं पता हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको छोटी चीज़ें नहीं पता हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ये वही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपका बड़ा-बड़ा कंसेप्ट को ईज़ी वे में समझने के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है? होप यू एन्जॉय द सेशन एंड लाइक द कंटेंट, है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग।